गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक राजनीतिक संस्कृति बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में प्रयुक्त होने वाले कुछ नए दृष्टिकोण उपागमों में से एक है राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति एक ऐसा शब्द है जो तीसरे विश्व के देशों की राजनीति, वहाँ की प्रक्रियाएं, वहाँ के लोगों का व्यवहार इत्यादि का विश्लेषण करने के लिए काम में लिया गया है। ये उपागम किसी देश की राजनीतिक विचारधारा, वहाँ की राष्ट्रीय भावनाएं, वहाँ का राष्ट्रीय मनोविज्ञान, वहाँ के जनसमूह के आधार मूल्य आदि को समझने के लिए, अधिक स्पष्ट करने के लिए उन्हें क्रमबद्ध रूप देने का प्रयास करता है। राजनीतिक संस्कृति के लिए भिन्न भिन्न विद्वानों ने अलग अलग शब्द काम में लिए हैं। जैसे आमंड इसे कार्य के प्रति अभिमुखीकरण, ओरिएंटेशन टू एक्शन, बियर कहते हैं इसको राजनीतिक संस्कृति, ईस्टर्न कहते हैं पर्यावरण, और स्पीरो कहते हैं राजनीतिक शैली, पॉलिटिकल स्टाइल। लेकिन राजनीतिक संस्कृति ही सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। ये एक समाजशास्त्री शब्द है जिसमें अनेक अवधारणाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे राजनीतिक विचार, राजनीतिक लोकाचार, भावनाएं, मनोविज्ञान, जनता के आधारभूत नैतिक मूल्य। राजनीतिक संस्कृति का सर्वप्रथम प्रयोग आमंड और पावेल द्वारा तीसरे विश्व के देशों के अध्ययन के संबंध में किया गया। आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति किसी राजव्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और दिग्विन्यासों का नमूना है। यानी एक राजव्यवस्था में जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों का राजनीति के प्रति कैसा रुझान है, कैसी अभिवृत्तियां हैं, इसी को राजनीतिक संस्कृति नाम दिया आमंड और पावेल ने। बॉल कहते हैं राजनीतिक संस्कृति उन अभिवृत्तियों, विश्वासों, भावनाओं और समाज के मूल्यों से मिलकर बनती है जिनका संबंध राजनीतिक पद्धति और राजनीतिक प्रश्नों से होता है। बॉल ने और ज़्यादा क्लियर कर दिया कि राजनीतिक प्रश्नों के प्रति, राजनीतिक पद्धति के प्रति जनता में जो अभिवृत्तियां हैं, विश्वास है, भावनाएं हैं और जो मूल्य हैं, उन्हीं का नाम राजनीतिक संस्कृति है। सिडनी वर्बा ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा कि आनुभाविक विश्वास, अभिव्यक्तात्मक प्रतीकों और मूल्यों की वह व्यवस्था जो उस परिस्थिति अथवा दशा को परिभाषित करती है जिसमें राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। ल्यूशन पाई ने और अधिक रोचक और विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करते हुए कहा कि किसी समाज की परंपराएं, उसकी सार्वजनिक संस्थाओं की आत्मा, उसके नागरिकों की आकांक्षाएं और उनका सामूहिक विवेक तथा उसके नेताओं के तरीके और सक्रिय होने के नियम, ये सब कोई एक ऊटपटांग व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये एक बोधगम्य और स्पष्ट ताना बाना है जो समाज को और राजनीति को प्रभावित करता है। पाई ने और स्पष्ट करते हुए इस वर्ड को राजनीतिक संस्कृति के लिए कहा कि राजनीतिक संस्कृति एक राजनीतिक व्यवस्था के सामूहिक इतिहास की उपज है और उन व्यक्तियों की जीवन गाथाओं की उपज है जिन्होंने हाल ही में इस व्यवस्था को बनाया है। राजनीतिक संस्कृति के हम कुछ लक्षणों की या विशेषताओं की बात करें तो इसकी 3 प्रमुख विशेषताएं या लक्षण बताए गए हैं। पहला, राजनीतिक संस्कृति एक अमूर्त नैतिक धारणा है, क्योंकि इसका कोई भौतिक तत्व नहीं है, कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, कोई मूर्त स्वरूप नहीं है। इसे केवल समझा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, इसलिए ये एक अमूर्त नैतिक धारणा है। दूसरा लक्षण है कि ये अनेक तत्वों का सामूहिक और समन्वित रूप है। राजनीतिक संस्कृति में राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक मनोविज्ञान, सामान्य संस्कृति की का हिस्सा, भौगोलिक परिस्थितियां, ऐतिहासिक विरासत, सब कुछ सम्मिलित है। इसलिए ये अनेक तत्वों का समन्वित
रूप है। और तीसरी विशेषता है कि राजनीतिक संस्कृति गत्यात्मक होती है, गतिशील होती है, ये रुकी भी नहीं है, कह सकते हैं हम लोग इसको, लगातार जो है इसका विकास होता रहता है। सामाजिक और आर्थिक संरचना में जो परिवर्तन आता है, वैसे ही राजनीतिक संस्कृति में भी परिवर्तन आता है और ये निरंतर विकासशील है। आगे हम बात कर रहे हैं राजनीतिक संस्कृति और संस्कृति, इनमें क्या समानता है, क्या डिफरेंसेस हैं। देखो कि राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के बारे में व्यक्ति राजनीतिक समाजीकरण के आधार पर अपने विचार बनाता है। जब व्यक्ति का समाजीकरण होता है, उसी आधार पर उसका राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के बारे में विचार बनते हैं। यह समाजीकरण बहुत कुछ समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था के द्वारा प्रेरित या सीमित होता है। समाज की जैसी सांस्कृतिक व्यवस्था है, वैसा ही प्रभाव व्यक्ति के विचारों पर पड़ता है। इसके और भी अभिकरण हैं जिनका प्रभाव राजनीतिक संस्कृति पर पड़ता है। राजनीतिक हमारी आस्थाएं सामान्य संस्कृति में मान्य मूल्य और आस्थाओं के द्वारा प्रेरित और निर्मित होते हैं। कि हमारे सामान्य संस्कृति में जैसे मूल्य हैं, जैसे आदर्श हैं, उन्हीं का प्रभाव हमारी राजनीतिक संस्कृति पर निश्चित रूप से पड़ता है। जैसे हम सत्य और अहिंसा को सम्राट अशोक के ज़माने से ही पवित्र और नैतिक मूल्य के रूप में स्वीकार करते आ रहे हैं, तो उसका प्रभाव आज भी हमारी राजनीतिक व्यवस्था में देखने को मिलता है कि एक सामान्य व्यक्ति राजनीति में हिंसा से और कटुता से दूर रहना चाहता है। सामान्य संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति की इस विवेचना पर से ये नहीं समझा जाना चाहिए कि सामान्य संस्कृति ही राजनीतिक संस्कृति को आधार, पोषण और रूप प्रदान करती है। वस्तुस्थिति यह है कि यदि एक और सामान्य संस्कृति राजनीतिक संस्कृति का नियमन करती है, तो दूसरी ओर राजनीतिक संस्कृति भी सामान्य संस्कृति को प्रभावित करती है। कुछ परिस्थितियों में तो ये प्रभाव निर्णायक रूप से देखा गया है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जो लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उनमें ये राजनीतिक विश्वास का कि राजनीतिक निर्णयों में व्यक्ति को भाग लेना चाहिए। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक मूल्य है और जिसे जनता स्वीकार भी करती है। लेकिन जहाँ पर स्वेच्छाचारी और सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर स्वतंत्र रूप से राजनीतिक संस्कृति का सर्जन नहीं होता, बल्कि वहाँ राजनीतिक संस्कृति को आरोपित किया जाता है, थोपा जाता है। लेकिन धीरे धीरे यही आरोपित संस्कृति जो है वो व्यक्ति का मूल्य बन जाता है और इसी मूल्य और आस्थाओं के आधार पर वो अपना राजनीतिक निर्णय करता है। राजनीतिक संस्कृति और सामान्य संस्कृति में घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों एक दूसरे को कम या अधिक मात्रा में प्रभावित करती रहती है। सामान्य संस्कृति व्यापक अवधारणा है, जबकि राजनीतिक संस्कृति अपेक्षाकृत सीमित है। सामान्य संस्कृति में व्यक्ति की संपूर्ण मूल्य व्यवस्था, आस्थाएं, विश्वास सम्मिलित होते हैं, जबकि राजनीतिक संस्कृति में व्यक्ति के केवल राजनीतिक क्रिया या राजनीतिक वस्तुओं से संबंधित मूल्य, आस्थाएं और विश्वास ही सम्मिलित होते हैं। जिस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की एक विशेष उपव्यवस्था है, ठीक उसी प्रकार राजनीतिक संस्कृति संस्कृति की एक उप संस्कृति है। इन दोनों में पारस्परिकता है, किंतु इस पारस्परिकता का कोई निश्चित प्रतिमान नहीं होता। ल्यूशियन पाई और सिडनी वर्बा द्वारा लिखा गया ग्रंथ पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट में जो विभिन्न निबंध संग्रहित हैं, उनमें जापान, इटली, जर्मनी, भारत, इंग्लैंड, रूस, मिस्र आदि राष्ट्रों की राजनीतिक संस्कृतियों की विवेचना के आधार पर दर्शाया गया है कि इन राष्ट्रों में राजनीतिक क्षेत्र में आधुनिकता पर बल देने वाली विश्वास व्यवस्थाएं उन परंपरागत विश्वासों से बहुत भिन्न हैं जो जीवन के अन्य पहलुओं के साथ जुड़े हैं, और ये स्थिति उन व्यक्तियों के लिए बहुत विषम और दबावपूर्ण है जो राजनीतिक संस्कृति तथा अधिक सामान्य संस्कृति दोनों क्षेत्रों में एक समान ढंग से कार्य करने की आकांक्षा रखते हैं।
अब हम बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति के निर्माणक तत्व क्या हैं। राजनीतिक संस्कृति का निर्माण किन तत्वों से होता है? उनमें पहला है ऐतिहासिक आधार। जिस प्रकार किसी राजनीतिक व्यवस्था के लिए अतीत से पूर्णतया नाता तोड़ लेना संभव नहीं होता, उसी प्रकार राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति को विशेष रंग प्रदान करने वाला एक प्रमुख आधार संबंधित देश के राजनीतिक जीवन का अतीत, इतिहास कहा जा सकता है। एलन बॉल ने ब्रिटेन और फ्रांस के उदाहरण के आधार पर यह तथ्य का विवेचन किया कि जहां ब्रिटेन में राजनीतिक सततता है, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी है और प्राचीन मूल्यों का आधुनिक प्रवृत्तियों से विलय हो गया है, फ्रांस में राजनीतिक परिवर्तन क्रांति के आधार पर हुए हैं। इस पृष्ठभूमि के कारण ही 19वीं और 20वीं सदी के फ्रांस में अनेक संघर्ष हुए। इसने ही ब्रिटेन और फ्रांस को एक दूसरे से भिन्न राजनीतिक संस्कृति दी है। दूसरा, भूगोल। प्रत्येक राष्ट्र की भौगोलिक अवस्था और स्थिति भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में अपना विशिष्ट योग देती है। भारत, अमेरिका, रूस अपने आकार में इतने बड़े हैं और इतनी बड़ी जनसंख्या है कि यहाँ अगर कोई छोटे मोटे परिवर्तन होते हैं तो ये संपूर्ण देश को प्रभावित नहीं कर पाते, जबकि अफ्रीका में और प्रशांत महाद्वीप में, प्रशांत महासागर के आसपास ऐसे छोटे छोटे देश हैं जहाँ पर कोई छोटा सा परिवर्तन संपूर्ण देश की व्यवस्था को ही बदल देता है। ब्रिटेन की द्वीपीय स्थिति ने शुरू से ही ब्रिटेन को अन्य राज्यों के मुकाबले एक अलग संस्कृति प्रदान की है। तीसरा, समाज की सामान्य संस्कृति। समाज की सामान्य संस्कृति का प्रभाव भी राजनीतिक संस्कृति पर पड़ता है। राजनीतिक संस्कृति जो विश्वास, भावनाएं, आस्थाएं ग्रहण करती हैं, निश्चित रूप से उनका जरिया सामान्य संस्कृति ही होती है। रजनी कोठारी ने जो अपनी पुस्तक लिखी है भारत में राजनीति, पॉलिटिक्स इन इंडिया, में भारत की राजनीतिक संस्कृति पर सामान्य संस्कृति के प्रभाव की विशद विवेचना की है। चौथा तत्व है सामाजिक आर्थिक संरचना। राजनीतिक संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है। यदि किसी देश के सामाजिक जीवन में जाति, वंश, लिंग, वर्ण और धर्मगत भेदों की बहुत अधिक प्रबलता हो तो लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति की प्राप्ति बहुत अधिक कठिन हो जाती है। इसी प्रकार अत्यधिक निर्धनता और भीषण आर्थिक असमानता भी लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति को पनपने नहीं देती। पांचवा पॉइंट है हमारा धार्मिक विश्वास। विशेष रूप से उन राज्यों में जहां इस्लाम धर्म के अनुयायी बहुसंख्या में हैं, ये प्रभाव नितांत स्पष्ट है। लास्ट पॉइंट है हमारा इसका विचारधारा। विचारधाराएं जो हैं वो राजनीतिक संस्कृति का एक नियामक तत्व है। नाजीवाद और फासीवाद ने भूतकाल में राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित किया और आज समाजवाद देश के अंदरूनी मामलों में और गुटनिरपेक्षता विश्व की राजनीति में निश्चित रूप से एक नई संस्कृति को निर्माण में अपना योगदान दे रही है। राजनीतिक संस्कृति के कुछ वेरिएबल्स की बात करें, हम परिवर्ती की बात करें जो आमंड और पावेल ने बताए हैं, ये तीन तत्व हैं: ज्ञान, भावना और मूल्य। ज्ञान का मतलब है राजनीतिक व्यवस्था में रहने वाले लोग, जनता, व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों के माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में भाग लेने के लिए तैयार होते हैं। व्यक्ति राजनीतिक वस्तु, क्रिया और विभिन्न मुद्दों पर कितना और किस प्रकार का ज्ञान रखता है, इसका मतलब है ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, कि वो व्यक्ति राजनीतिक प्रश्नों के प्रति, राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति किस प्रकार के विश्वास रखता है, किस प्रकार का ज्ञान रखता है, और उसी के ज्ञान से ही उसकी भावनाएं विकसित होती हैं। यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने कुछ व्यक्तिगत हितों के लिए राजनीति से जुड़ता है और उसके व्यक्तिगत हितों की पूर्ति होने लगती है, तो उसकी यह भावना बन जाती है कि राजनीतिक प्रश्नों में रुचि लेने से निश्चित रूप से अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति की जा सकती है।
तो उसकी भावनाएं जब प्रबल हो जाती हैं, दृढ़ हो जाती हैं, तो वो मूल्य में परिवर्तित हो जाती है और उसका मूल्य बन जाता है। अगर उसका ज्ञान जो है वो नकारात्मक है और उसके अनुभव भी नकारात्मक रहते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी भावनाएं भी राज्य व्यवस्था के प्रति नकारात्मक होंगी और उसके मूल्य भी नकारात्मक बनेंगे। जैसे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो चुनाव में मतदान नहीं करते, मतदान से दूर रहते हैं, या कहते हैं कि हमारे मतदान करने से क्या फ़र्क पड़ता है। ये इन लोग ऐसे हैं जिनका राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास नहीं है या किसी कारण से उनका विश्वास नकारात्मक हो गया है। तो ये 3 वेरिएबल्स हैं: ज्ञान, भावना और मूल्य। ज्ञान प्राप्त करेंगे राजनीतिक प्रश्नों के प्रति, उससे व्यक्ति की भावनाएं विकसित होंगी और उन्हीं भावनाओं के आधार पर व्यक्ति का मूल्य बनेगा। राजनीतिक संस्कृति के आयाम की बात करें हम, सिडनी वर्बा ने अपने निबंध में कुछ आयाम बताए हैं, जिसमें राष्ट्रीय एकरूपता की बात की है। राजनीतिक एकरूपता या समानता संभवतः सर्वाधिक निर्णायक राजनीतिक विश्वास है। इसका आशय है कि व्यक्ति कितनी सीमा तक अपने आप को राष्ट्रीय राज्य का सदस्य समझते हैं और राष्ट्र के प्रति एकरूपता का भाव अनुभव करते हैं। एक राष्ट्र के सदस्यों में राष्ट्रीय एकरूपता का निर्माण सांस्कृतिक दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे किसी राष्ट्र का सीमांकन। यानी एक देश में जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों का उस राष्ट्र के प्रति कह सकते हैं हम, उससे उस राष्ट्र के प्रति उसका पूरा लगाव होना चाहिए, उससे पूरी आस्था उस राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए, तभी ये राष्ट्रीय एकरूपता विकसित होगी। यदि हम देखते हैं कई बार कि कुछ समूहों में जो है वो अपने पूरे राष्ट्र के प्रति एकरूपता ना आकर के किसी वर्ग के प्रति, किसी राष्ट्र के प्रति अगर एकरूपता आ जाती है तो वो उपसंस्कृति बन जाती है और वो उपसंस्कृति फिर केंद्रीय नेतृत्व से टकराव की भावना लेती है, जो कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा हो सकती है। दूसरा है अपने साथी नागरिकों से एकरूपता या तादात्म्य, कि जो भी नागरिक किसी भी धर्म, किसी भी जाति के रह रहे हैं एक राष्ट्र के अंदर, परंतु यदि उनमें आपस में प्रेम है, एक दूसरे की प्रति सहानुभूति, संवेदनशीलता है, एक दूसरे के प्रति सहायता और मदद करने की भावना है, कितनी भी विविधता हो, परंतु मुसीबत के समय यदि उन लोगों में एकता की भावना है, तो एक ये विशिष्ट प्रकार की राजनीतिक संस्कृति वहाँ पर विकसित होती है और ऐसी राजनीतिक संस्कृति निश्चित रूप से उस राष्ट्र को आगे ले जाने वाली और उसे प्रगति के पथ पर अग्रसर करने वाली होती है। तीसरा आयाम है शासन निर्गतों के बारे में आस्थाएं, कि राजनीतिक जो निर्णय लिए जाते हैं, जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो कार्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं, यदि व्यक्ति या समाज या कोई वर्ग उस निर्णय से प्रभावित होता है और उसके हित यदि उस निर्णय से, उस कार्य से पूरे होते हैं, तो उसकी आस्था राजनीतिक व्यवस्था के प्रति बढ़ती है और वो अपना सक्रिय समर्थन राजनीतिक व्यवस्था को देता है। यदि लोगों के राजनीतिक हित पूरे नहीं होते हैं, तो लोग राजनीति के प्रति उदासीन हो जाते हैं और लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी राजनीतिक व्यवस्था के मार्ग में बाधा आती है। चौथा आयाम है निर्णय प्रक्रिया में विश्वास, कि एक राजनीतिक व्यवस्था में जो निर्णय हैं वो वास्तव में कुछ ही व्यक्तियों द्वारा लिए जाते हैं, परंतु उस निर्णय को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है कि उसमें सामान्य जनता की भूमिका रही है, जनता के भाव इस प्रकार के हैं कि इसके पीछे जनमत की शक्ति है, ऐसा इसलिए निर्णय लिया गया है ताकि जनता पे विश्वास बना रहे कि जो निर्णय सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं वो उसके पीछे जनता की शक्ति है, जनता चाहती है इस प्रकार का निर्णय, और इससे क्या होता है कि राजनीतिक व्यवस्था वैध बनती है और उसको जनता का सक्रिय समर्थन प्राप्त होता है। तो ये 4 आयाम
सिडनी वर्बा ने बताए हैं। आगे हम बात कर रहे हैं राजनीतिक संस्कृति के प्रकार की। संख्या और शक्ति के आधार पर दो प्रकार की संस्कृतियां हो सकती हैं, अभिजन संस्कृति और जन संस्कृति। जो राजतंत्र हैं या जो वर्ग तंत्र हैं, वहाँ पर एक इलीट वर्ग होता है और जो जनसाधारण की संस्कृति से अलग होता है। जिन लोगों के हाथ में सत्ता होती है और राजनीतिक निर्णय लेने का उत्तरदायित्व भी उन्हीं पर होता है। राजनीतिक विषयों पर उनका दृष्टिकोण उन व्यक्तियों के दृष्टिकोण से अनिवार्यतः भिन्न होता है, जो राजनीतिक क्षेत्र में सामान्यतः कोई सक्रिय भूमिका अदा नहीं करते हैं। सर्वांग समता की दृष्टि से वाइसमैन ने राजनीतिक संस्कृतियों के 3 विशुद्ध और 3 मिश्रित रूप बताए हैं। 3 विशुद्ध रूप हैं संकुचित राजनीतिक संस्कृति, प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति और सहभागी राजनीतिक संस्कृति। संकुचित राजनीतिक संस्कृति परंपरागत राजनीतिक ढांचे के लिए, प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति केंद्रीय सत्तावादी ढांचे के लिए और सहभागी राजनीतिक संस्कृति प्रजातांत्रिक राजनीतिक ढांचे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। जो 3 मिश्रित रूप बताए गए हैं उसमें संकुचित प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति, दूसरा प्रजाभावी सहभागी राजनीतिक संस्कृति और तीसरा संकुचित सहभागी राजनीतिक संस्कृति। प्रोफेसर एसी फाइनर ने राजनीतिक संस्कृतियों का अध्ययन और वर्गीकरण राजनीति में सैनिक सत्ता की भूमिका के समस्या का समाधान का अध्ययन करने के लिए किया और उन्होंने राजनीतिक संस्कृतियों को 4 संवर्गों में रखा: परिपक्व मैच्योर, विकसित डेवलप्ड, निम्न लो और निम्न स्तरीय मिनिमल। इन सबके अतिरिक्त उसके द्वारा एक और वर्ग बताया गया है, पूर्व फ्रांसीसी क्रांति की राजनीतिक संस्कृति। हमंड ने जो राजनीतिक संस्कृति के प्रकार बताए उसमें आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था जो बहुमूल्यों वाली राजनीतिक संस्कृति से मिलती है, जिसमें जनसंख्या की एक बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जनसाधारण के कल्याण की सुरक्षा आदि मूल्यों के किसी भी मात्रा के मिश्रण को प्राप्त करने में विश्वास करती है। दूसरा महाद्वीप यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था, महाद्वीप यूरोप के देशों फ्रांस, जर्मनी व इटली आदि में राजनीतिक संस्कृति सामंजस्य कार्य होने की अपेक्षा खंडित है, क्योंकि समाज के विभिन्न वर्गों ने सांस्कृतिक विकास के भिन्न भिन्न नमूने स्थापित किए। तीसरा अपश्चिमी या आंशिक रूप से पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था और चौथा सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। ये 4 प्रकार आमंड के द्वारा बताए गए हैं। आंग्ल अमेरिकी, दूसरा महाद्वीपीय यूरोपीय और तीसरा आंशिक रूप से औद्योगिक पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था और सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। अब यदि इसका मूल्यांकन करें तो इस पर 2 आक्षेप लगाए जाते हैं राजनीतिक संस्कृति पर कि ये पुराने विचारों का नया नाम है और दूसरा राजनीतिक संस्कृति निरंतर अधिक जटिल, गहन और विकसित होती जा रही है, इसलिए इसका अध्ययन करना और विश्लेषण करना बड़ा कठिन है। लेकिन इन आक्षेपों के बावजूद हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि व्यवहारवादी अध्ययन के क्षेत्र में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार की मनोवैज्ञानिक व्याख्याओं के लिए जो सूक्ष्म विश्लेषण करना है, उसके लिए राजनीतिक संस्कृति बहुत उपयोगी है। दूसरा, राजनीतिक समाजशास्त्र के लिए सामान्य चल तत्वों पर आधारित अध्ययन किया जाता है, जिसे स्थूल या वृहत अध्ययन मैक्रो एनालाइज कहा जाता है। लेकिन राजनीतिक संस्कृति की जड़ें सार्वजनिक घटनाओं और व्यक्तिगत अनुभवों दोनों में समान रूप से निहित हैं और इस दृष्टि से राजनीतिक संस्कृति का सिद्धांत मनोविज्ञान और समाजशास्त्र को एकीकृत करने का प्रयास करता है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राजनीतिक संस्कृति इस बात का एक गंभीर प्रयास है कि राजनीतिक विचारधारा के औचित्य, संप्रभुता, राष्ट्रत्व और विधि शासन जैसी अवधारणाओं के अध्ययन के लिए विशेषकर व्यवहारपरक विश्लेषण का प्रयोग किया जाए। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक घटनाओं और उन घटनाओं की प्रतिक्रिया में लोगों के व्यवहार के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी का निर्माण करती है, क्योंकि यद्यपि व्यक्तियों और समूहों का राजनीतिक व्यवहार प्रशासनिक कर्मचारियों के कार्यों, दलों और उम्मीदवारों के चुनाव अभियानों, युद्धों और इसी प्रकार की अन्य बातों से प्रभावित होता है, तथापि उससे भी अधिक ये उस अर्थ या उन अर्थों में प्रभावित होता है
जो कि पर्यवेक्षकों द्वारा उन घटनाओं को दिए जाते हैं या उनके साथ जोड़े जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा राजनीतिक संस्कृति। धन्यवाद।